हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम एसएसटी में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। चैप्टर का नेम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो सामाजिक परिवर्तनों के युग के बारे में जानेंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति से जो है समाज में बहुत बदलाव हुआ था। भारत में भी राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। डेरोजियो जो था बेटा, ये एक विदेशी व्यक्ति था जिसने हमारे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में बहुत सुधार किए थे महिलाओं के लिए। यूरोप में जो क्रांतियाँ हुई फ्रांस की, उसमें 3 वर्गों का उदय हुआ। पहला था रूढ़िवादी, दूसरा था उदारवादी और तीसरा था आमूल परिवर्तनवादी। अब हम यहाँ उदारवादी समूह को समझेंगे। ये समूह उदारवादियों का था जो ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ये वंश आधारित शासकों की सत्ता के विरोधी थे। ये नवनिर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन चलाएं। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में भी नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को होना चाहिए। ऐसा कौन चाहते थे? रूढ़िवादी चाहते थे। अब हम देखते हैं रेडिकलवादी, यानी कि आमूल परिवर्तनवादी। रेडिकलवादी समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हों। ये लोग विशेषाधिकार के खिलाफ थे जो लोगों को पहले से जन्मना प्राप्त होते थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। संकेंद्रण का मतलब है कि किसी एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति होती थी, वो उसका विरोध करते थे। और ये लोग जो थे ये महिला अधिकार के मताधिकार के समर्थक थे, यानी कि ये कहते थे कि महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। अब अगला है रूढ़िवादी। यह वर्ग उदारवादी एवं आमूल परिवर्तनवादी दोनों के खिलाफ थे। 18वीं सदी में रूढ़िवादी परिवर्तन का विरोध करते रहे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद परिवर्तन के विचारों का समर्थन कर बदलाव के विचारों को स्वीकार करने लगे। ये चाहते थे कि अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए एवं परिवर्तनों को धीरे धीरे किया जाए, यानी कि कोई भी परिवर्तन एक साथ ना किया जाए, ऐसा ये लोग चाहते थे। तो यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद कैसे आया? तो यूरोप में समाजवाद का जो आगमन है 19वीं सदी में हुआ है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ये चाहते थे कि सरकार सामूहिक खेती और सामूहिक उद्यमों का विकास करे, जिससे सभी का विकास हो, सभी को कार्य मिले, सभी को हर तरह का अपना जो है सहयोग करने का मौका मिले। कोऑपरेटिव, ये एक शब्द है जो हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा उल्लेख करता है। ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए कार्य के लिए बांट लेते थे, यानी कि कोई भी चीज़ एक समूह के द्वारा की जाती थी पैदा, और फिर उससे होने वाला जो लाभ प्राप्त होता था उसे भी सभी बराबर बराबर बांट लेते थे। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने 1771 से 1858 में इंडियाना यानी कि अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह की समुदाय की संरचना का प्रयास किया, यानी कि पहले अमेरिका को इंडियाना कहा जाता था। ठीक है। अब देखिए कार्ल मार्क्स, जिसने 1818 में से 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स जिसने 1820 से 1895 में इस दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए तथा मजदूरों का एक नया समाज साम्यवाद, जिसे कम्युनिस्ट कहते हैं, विकसित किए। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने कई संगठन बनाकर कोष निर्माण किया तथा मजदूरी के लिए निर्धारित समय में कमी कराई तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाई। जर्मनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी के साथ गहरे रिश्ते थे इन संगठनों के। 1905 तक ब्रिटेन के साम्यवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में साम्यवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। संसदीय चुनावों में अनेक समाजवादी चुने जाते रहे जिन्होंने कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।